नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट की सीरीज कर रहे थे। आज उसका 5th पार्ट होगा। ये जो पेपर होगा वो 10 तारीख का जो पेपर हुआ था वो पेपर आज के समय हम करेंगे। हम सीटेट में ईवीएस सेक्शन को कर रहे थे, ठीक है। तो ईवीएस सेक्शन का आज 7वां पेपर होगा और ये 10 तारीख को जो पेपर हुआ था वही पेपर है, ठीक है। आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। हम जो एनसीईआरटी के नोट्स तैयार कर रहे हैं उसको आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी। उसमें आपको वो सारे कंटेंट, वो सारे टॉपिक कराए गए हैं जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप एक बार एनसीईआरटी को नोट्स को ज़रूर देखें, उसको समझें और उसके कंटेंट को आप जितना अच्छे से समझ सकें समझें। और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप उसको कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या चीज़ों की दिक्कत हो रही है, क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट से आप एक मनोबल बढ़ता है कि आदमी आगे क्या मेहनत करना है। ऐसे में पता नहीं चलता कि आगे आपको क्या चाहिए, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ईवीएस सेक्शन का दिया है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गाँव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। अब आप क्वेश्चन के प्रारूप को समझिए। लगातार अभी पिछले के जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं, पेपर जितने भी पेपर आए हैं, उन सभी पेपर के क्वेश्चंस में आपने देखा कि जो क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जैसे मेरा घर ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत वर्षा होती है, घर बांस के बने होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे भारी वर्षा होती है। आज क्वेश्चन पूछा गया है घर के प्रकार बताइए जहाँ पे भारी वर्षा होती है। तो आपको एक सिनेरियो समझना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का 1 या 2 चैप्टर है जहाँ से इस तरीके से भारत की विविधता के बारे में बताया गया है कि असम की स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है और जो भी राज्य हैं उनकी जो भी विविधताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तो वहाँ की जो विशेषताओं को लेकर के इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे यही क्वेश्चंस हुआ कि ऐसा भाई इनका जो गांव है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्या होती है, भारी वर्षा होती है। तो भारत में कहाँ पे भारी वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। मेघालय के मासीनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है और मेघालय के आसपास का क्षेत्र ही लगा हुआ क्या है? असम है। कौन सा क्षेत्र है? असम है। असम में भी इस तरीके की वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है। मतलब कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भारत है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मकान बनाए जाएंगे, वर्षा ज़्यादा हो रही है तो पानी रुकने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मकान सीधा सपाट छत की है तो यहाँ पे पानी बार बार तो पानी कहीं ना कहीं लगने लगेगा, जिससे क्या होगा, सीलन की वजह से छत थोड़ा सा कहीं ना कहीं धंसने जैसी चीज़ें दिखेंगी तो पानी वहाँ पे लगने लगे। आप देखते होंगे अपने घर के छतों पर पानी लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जल्दी जल्दी घर खराब होंगे, बार बार से पानी लगेगा। तो यहाँ पे करते क्या है, जहाँ पे भारी वर्षा होती है वहाँ पे जो घर बनाते हैं उनमें ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि घर को कैसे बनाया जाए कि घर पूरी तरीके से ऐसे रहे कि ये दिखे थोड़ा सा ऐसे टाइप का। ऐसे टाइप के घर बनाने से इनको क्या फ़ायदा है? इनको ये फ़ायदा है कि जो भी बारिश होगी वो इन पे बारिश होती है तो पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ से पानी नीचे गिर जाएगा। तो जो घर बनाए जाते हैं ये ऐसे ढाल वाले छत के बनाए जाते हैं। और ज़्यादातर ये जो घर बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? लकड़ियों के। लकड़ियों में किसका यूज किया जाता है? ज़्यादातर बांस का यूज किया जाता है। तो जहाँ पे भारी वर्षा होती है वहाँ पे बांस और घास फूस के घर बनाए जाते हैं। उनकी छतें कैसे होती हैं? ढालदार, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया था सपाट छत। सपाट छत हो नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर हो नहीं सकता है। बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले, हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका घर कैसे होता है? एक ढालू छत वाले की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? भाई उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है ये बताना है।
तो वो कौन सी महिला वेट लिफ्टर हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीता है? तो वो हैं, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसमें कुछ बताना है नहीं। हाँ, मेढक और कीटों को फंसाने और खाने पकड़कर खा जाने वाले घटपर्णी पौधा, मतलब एक ऐसा पौधा पाया जाता है जो कैसे दिखता है, वो आपको ऐसा ये पौधा दिखता है। ये करता क्या है? ये कीटों को खाता है। आप सोचेंगे कि यार ऐसा कौन सा पौधा है जो कीटों को खाता है? तो इस पौधे का नाम है घटपर्णी। ये खाता नहीं है। इवन क्या होता है, इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इनकी एक संरचना होती है। यहाँ पे जैसे कोई भी कीट, भौरा वगैरह या तितली वगैरह जब यहाँ पे आती हैं, ये क्या करता है, अपने इस चीज़ को बंद कर लेता है। तो इससे क्या होता है, कीट इसी में फंस जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। तो कहा जाता है कि ये कीटों को खाने वाला पौधा है। ये ज़्यादातर पाए कहाँ जाते हैं? ये जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हो रही है? मेघालय में। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किसका पौधा? घटपर्णी का पौधा। कौन सी कमी इसमें होती है? किस पदार्थ की पूर्ति के लिए ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं? नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़ों को बंद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पैंसठ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण या माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। ये कह रहा है कि जो माउंटेनियरिंग मतलब जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही क्या होते हैं? जो पर्वतों पे चढ़ते हैं। ये जो होते हैं, इनका जो ग्रुप लीडर होता है वो कौन कौन सी जिम्मेदारियों को निभाता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें से ध्यान से पढ़ना और सोचना कि ये कौन कौन से काम हो सकते हैं, ये कौन कौन से काम कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, जो पहला ऑप्शन क्या रखा है? ग्रुप के आगे चलना ताकि पीछे ग्रुप चले। ऐसी कोई बात नहीं होती कि ग्रुप के आगे ही चलेंगे। ये इसलिए आगे चलेंगे क्योंकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ये बात हो नहीं सकती है। तो ये गलत होगा। ठीक है, उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन प्रतिभागियों को कहेंगे कि नहीं तो आप रुक जाइए। व्यक्ति अपने विवेक से जाता है, उसकी इतनी इच्छा शक्ति होती है, वो जाता है। तो आप पहले से किसी के ऊपर ये नहीं कह सकते हैं कि आप नहीं जा सकते हैं। आपने देखा हमारे यहाँ की जो विकलांग महिला थी, अरुणिमा सिन्हा का नाम आप सुनते हैं। अरुणिमा सिन्हा, इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ये तो विकलांग थी, आप कह देंगे कि ये नहीं जाएं क्योंकि ये चढ़ नहीं सकती। तो ऐसी बातें नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये जितने भी रहेंगे, चाहे वो ग्रुप लीडर होगा या कोई व्यक्ति रहेगा जो साथ में जाएगा, तो सामान उठाने में प्रतिभागी करेगा ही। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये काम होता है। ये काम विशेष करके ग्रुप लीडर का होता है, इसलिए क्योंकि ग्रुप लीडर को थोड़ी बहुत पर्वतारोही के बारे में जानकारी होती है, उस पर्वत क्षेत्र, उस एरिया के बारे में जानकारी होती है। तो उसको ये पता होता है कि सबको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे इनकी सुरक्षा होगी, रुकने का उचित स्थान कहाँ पे होगा, जहाँ से इनको खाने पीने सारी चीज़ों की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। और जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये 3 काम हैं जो ये करता है और यही 3 इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, डी और ई। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है सी, डी, ई का। ये दूसरा ऑप्शन है सी, डी, ई का, यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। कह रहा है किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आप विचार कीजिए। क्या विचार करना है भाई? विचार ये करना है कि इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले हम इसको देख लें। क्वेश्चन पूछा है किस वृक्ष जिसे रेगिस्तान में ओक कहते हैं, क्यों, कौन से कथन सही हैं? तो ओक के बारे में क्या कथन है? इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। बिल्कुल, ये इससे ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं होती, बहुत ऊंचा नहीं होता है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं। राजस्थानी पौधा है, इसका मतलब क्या है? रेगिस्तानी पौधा है। तो इसकी जड़ें ज़्यादातर भूजल स्तर तक जाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है। हाँ बिल्कुल तने में। हाँ ये क्वेश्चन जो ऊख के बारे में है, हम लोगों ने पिछली क्लासों में जो भी क्वेश्चन हुए थे उसमें इसके बारे में अच्छे से किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, इसलिए ये हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों में पाया जाता है। नहीं, ये आबू धाबी में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन सही हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए, बी और सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हम कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए, बी और सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। क्या कह रहे हैं, कोई भी एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कहाँ, नई दिल्ली से होकर मुरादाबाद जाती है, होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी 504 किलोमीटर। यह ट्रेन इस दूरी के 7 घंटे में तय करती है। तो वही क्वेश्चन हमने जो आपसे बताया, क्या चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। अब चाल हमको निकालना है, चाल पूछ रहा है किस चाल से जा रही है, दूरी कितना दिया है, 504 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। कितने समय में, 7 घंटे में। 7 सता 49, 7 दूनी 14, मतलब 72, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऑप्शन किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में। तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 72 गुणे 5/18। ठीक है, 5/18 क्यों करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से, और सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणे 60, मिनट और सेकंड को। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/18, 60 फॉर्म में आप याद रखिए, 5/18 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 5 4 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें जो भारत की राजधानी पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा। आपको इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि क्वेश्चन किसके सापेक्ष पूछ रहा है, नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा। तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, यह है नई दिल्ली। आप नई दिल्ली से कहाँ आ रहे हैं, कोलकाता आ रहे हैं। कोलकाता कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ये है, आप इधर आ रहे हैं कोलकाता की तरफ। जब आप कोलकाता की तरफ आ रहे हैं तो ये कोलकाता की दिशा है। ठीक है, अब नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा, ये अगर नई दिल्ली के सापेक्ष देखा जाए तो नई दिल्ली का ये क्षेत्र क्या हो गया, पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, और ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो इधर जाएंगे, ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, लेकिन पूर्व से किधर है, दक्षिण में है। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, तो देखें दक्षिण पूर्व कहाँ पे है, ये है ऑप्शन में। तो ये से हो जाएगा, कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक मठ के बगीचों में प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में रहते हैं। किस में रहते हैं, जोड़ियों में रहते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। भाई क्या नहीं पाया था इन्होंने अपने प्रयोगों में, वो छांटना है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर आपको बता दिया जाए कि ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, एक जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे, ये एक जीव वैज्ञानिक थे, और इनको अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। किसका, अनुवांशिकी का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ये रहने वाले ऑस्ट्रिया के थे, और इन्होंने मटर पर अपनी खोज की थी और बताया था कि अनुवांशिकी के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो मटर पर इनकी प्रयोग थी। तो बीजों का हरा या पीला होना, ये कोई बात नहीं है कि बीजों का हरा या पीला होना। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों के नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बनेगा। हाँ, इन्होंने अनुवांशिकी के बारे में बताया था। अनुवांशिकी मतलब अगली पीढ़ी के बारे में बताया हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। कह रहे हैं कि एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा है, मतलब उसकी क्या नाम,
पंखों पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, शक्कर खोरा नहीं, बीवर पक्षी नहीं, मोर हाँ मोर। क्यों? क्योंकि मोर का जो पंख होता है उससे पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो बेचा जाता है। ठीक है, वो क्या किया जाता है? बेचा जाता है। और बस क्या नाम है उस, वो कैसा दिखता है? नीला ही नीला दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं? भारत में हैं 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और पूछा जाए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भारत में कितनी है? इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य कितने हैं? टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है। किसका मिलान करना है? कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से। कीट, कीट क्या है इसमें? कीट है काकरोच। काकरोच क्या है? एक कीट है। आप मिला सकते हैं। पक्षी क्या है? उल्लू। सरीसृप क्या है? कछुआ। और स्तनधारी क्या है? चमगादड़। चमगादड़ स्तनधारी क्या है? स्तनधारी उन पक्षियों को कहते हैं, उन मतलब उन जीवों को कहते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। तो चमगादड़ स्तनधारी है। ठीक है, ये अंडे नहीं देता है, बच्चे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कीट का, काकरोच मतलब फर्स्ट का, सेकंड, तो इसका यही ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। कह रहा है कि आप, हम इसको मैप से दिखा देते हैं आपको। कह क्या रहा है कि आपको जाना है पटना। पटना कहाँ है? बिहार में। और कहाँ जाना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ है? ये है चंडीगढ़। तो कह रहा है कि आप किससे होकर नहीं जाएंगे। भाई आप अगर सबसे छोटा रास्ता पकड़ेंगे तो ऐसे ही जाएंगे, यही है। तो कौन कौन से राज्य पड़े? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आप बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से भी होकर जाएंगे और हरियाणा से भी होकर जाएंगे। आप दिल्ली से होकर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली से होकर जाएं या ना जाएं, पंजाब आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली से होकर हो सकता है आपको जाना पड़े। ट्रेन अगर वाया ट्रेन जाते हैं तो दिल्ली होकर ही ट्रेन जाएगी, लेकिन पंजाब जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चंडीगढ़ का एरिया है हरियाणा में भी पड़ता है और पंजाब में भी पड़ता है। ठीक है, ये हरियाणा और पंजाब में भी पड़ता है, इसलिए आपको अगर हरियाणा जा रहे हैं तो पंजाब जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसका आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंजाब से हो जाएगा। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह क्या है? डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। आपको पता है कोविड-19 मच्छरों से नहीं फैलता। किससे फैलता है? वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से। ठीक है, संक्रामक बीमारी है। चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स भी नहीं फैलता। आगे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। कौन सा? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये किससे फैलता है? ये मच्छरों से फैलता है। मलेरिया भी, डेंगू भी और चिकनगुनिया भी। ठीक है, इसमें आपको, आप खुद ही देखें, कोविड-19 को आप काट दें तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला, सेब, कद्दू। नहीं भैया, कद्दू कहाँ होगा इसमें सही? सेब, गुड़, खीरा। नहीं भैया। आंवला, पालक, कद्दू। नहीं। आंवला, पालक, गुड़। हाँ, आंवला, पालक, गुड़, इसमें क्या होता है? बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने कर लिया है, 2-3 बार कर लिया है। हूबहू वही क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में जहाँ प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ, कोई बाहर से आकर के विद्यार्थी आपके कक्षा में शामिल होता है। अपनी विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा के लिए इस अवसर का प्रयोग क्या करना चाहेंगे कि भाई उसकी संस्कृतियों और प्रथाओं के बारे में आप जानकारी लें, अपनी संस्कृतियों और प्रथाओं के बारे में जानकारी दें, तो आप इसमें क्या करेंगे? ठीक है, विद्यार्थियों से बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, ये सही हो सकता है।
पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए, हाँ ये आंसर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि बच्चों को इससे क्या शिक्षा मिल जाएगी कि हम पक्षपात और रूढ़ियों को बिल्कुल बढ़ावा न दें और विविधता को महत्व दें। हमारे यहाँ विविधताएं में भी एकता है, विविधता में भी एकता जैसी बातों को हम दो तक दें, तो इसके लिए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये क्या करना है कि वो सारे आंसर को चूज करना है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सही हो, क्योंकि इसमें आपको सारे आंसर लगभग सही नजर आएंगे। आप पढ़ें, जो भी आंसर पढ़िए आप सबको सही नजर आएंगे, इसमें ऐसा नहीं कोई आंसर गलत है। हाँ, लेकिन आपको सबसे सटीक जो इन सभी को मतलब सारे पहलुओं को ध्यान में रख रहा है, आपको उन आंसर को चूज करना है। ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन आप इसको 2-3 बार अगर कर जाएंगे तो आपको अच्छे से ये जरूर पता हो जाएगा इसमें कौन से आंसर कैसे मारने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है बिना बोले संचार। हमने इसके पहले भी बताया था बिना बोले संचार क्या होता है। चैट के माध्यम से आप व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम और सारे जो विभिन्न चैट ऐप हैं आप उससे चैट करते हैं, तो चैट में GIF कैसे आप क्या करते हैं, बिना बोले संचार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। संरचनावादी दृष्टिकोण किसका है, संरचनावादी दृष्टिकोण किसका है, विलियम वुंट का है। किसका है, विलियम वुंट का है ये संरचनावादी दृष्टिकोण। तो संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल क्या खाता है, कह रहे हैं कि पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूल की पहचान करना, नहीं, ये संरचनावादी दृष्टिकोण की बात नहीं करता है। नदी के पानी के रंग में उससे मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, हाँ, संरचना का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ को एक ऐसे दृष्टिकोण में ले आए जिससे आपको एक रचनात्मक कार्यों का बल मिले। तो कह रहा है कि नदी के पानी के रंग जो भी है उसमें जो मौजूद प्रदूषक हैं उनकी आप कैसे पहचान कर लेंगे पाएंगे। छोटा बच्चा इस तरीके की चीज़ों को आप बताएंगे कि देखो पानी काला हो गया, पानी का कलर कैसे बदल रहा है, ये इसमें ये प्रदूषण हो सकता है, ये प्रदूषण हो सकता है। तो ये एक संरचनावादी दृष्टिकोण की बात होती है। ठीक है, तो इसका एक जो ऑप्शन सही हो जाएगा सही, वो दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त अभ्यर्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब सक्रिय शिक्षण की बात कर रहा है। सक्रिय शिक्षण कौन सा शिक्षण होता है, जिसमें छात्र और शिक्षक के साथ क्रिया जो हो और जिसमें छात्र सक्रिय भूमिका में रहे, ज़्यादातर ये होता है सक्रिय शिक्षण। ठीक है, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर आप चर्चा करें। ये एक सक्रिय शिक्षण का भाग हो सकता है। क्या, इसमें छात्र की सक्रियता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस को देख। पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद 2 या 2 लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। ये कोई सक्रिय शिक्षण नहीं, जिसमें सामूहिक शिक्षण की बात हो। पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों को उदाहरण सूचीबद्ध करना, ये भी सक्रिय शिक्षण की बात नहीं है। इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में लिखी जानकारी श्यामपट्ट पर उतारना, ये भी सक्रिय शिक्षण की बात नहीं। तो सक्रिय शिक्षण की जो सबसे ज़्यादा बात है वो क्या है कि वर्षों से जो भी प्रयोग होने वाले वाहन को दर्शाने वाले जो वृत्त चित्र हैं उनको देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर आप चर्चा करें। आप देखिए, सक्रिय शिक्षण जब भी क्या होगा, सक्रिय शिक्षण की बात की जाएगी तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना, उन सारे टर्मोलॉजी को आपको ध्यान से देखना है जिसमें क्या हो, छात्र की पूरी भूमिका हो और सामूहिक भूमिका हो। ज़्यादातर कोई एकल भूमिका ना हो कि 2 छात्र मिलकर काम कर रहे हैं, 5 छात्र मिलकर काम कर रहे हैं। एक सामूहिक कार्य हो और जिसमें शिक्षक के साथ साथ छात्र की अहम भूमिका हो, तो उसे क्या कहेंगे, सक्रिय शिक्षण कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। ये कह रहे हैं कौन से प्रमाणिक कार्य होगा। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना, नहीं, ये कोई प्रमाणिक कार्य नहीं होगा। प्रमाणिक कार्य का मतलब ऐसा कार्य जो भले देखिए आपको ध्यान रखना है, छोटा बच्चा कौन सा प्रमाणिक कार्य कर सकता है। विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया, ये भी छोटा बच्चा कहाँ कर पाएगा।
विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड को बनाने को कहना। हाँ, ये हो सकता है भाई। विद्यार्थियों को जो भी उनकी मेज के लिए उनका एक पसंदीदा, हम लोग पहले देखो क्राफ्टिंग का काम करते थे, क्लास 5th में आप लोग थे तो आप लोगों से कुछ ऐसे काम कराए जाते थे, जैसे कोई पगहा टाइप का बनवाया जाता था, लड़कियों से स्कार्फ वगैरह या ये सारी चीज़ें बनवाई जाती थी। तो वो जो काम होता था वो बताया जाता कि इसमें कच्चा माल कौन सा उपयोग हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें थी, समझ गए। तो विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए जो उनकी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को जो भी कहा गया है, तो इस तरीके के काम कराए जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो आप करते आए हैं आपको उस पर ध्यान थोड़ा सा देना है, बस थोड़ा सा। जो आपके साथ हुआ है, आपने क्लास 5th में क्या क्या किया है, 4th में क्या किया है, उसी के बारे में बहुत सारे हल के क्वेश्चन होते हैं। आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है आप हमें ईवीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा। आप कैसे उस क्या नाम है विद्यार्थी को कैसे आप संतुष्ट कर पाएंगे कि आप ईवीएस के पाठ में क्यों पढ़ा रहे हैं इस तरीके से। तो जो इसका पहला आंसर है कि आप बड़े होने पर यदि आप खेलों के पेशों के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको विशिष्ट खेल के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिससे इसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ यह भी जानना। ये बिल्कुल सही है भाई। आप कोई भी चीज़ में अगर कदम बढ़ना चाहते हैं, अगर बच्चे को शुरू से ही सारी चीज़ों को बताया जाए, उनकी जानकारी दी जाए, तो बच्चे का थोड़ा सा आगे करने के लिए मन तो बढ़ेगा। बड़े होने पर यदि आप खेल के पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपके एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिससे उसका इतिहास और बीते समय। ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही हो गया, ये भी ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद क्या, हमारे दादा दादी नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल अब नहीं खेले जाते हैं, इसलिए यह पाठ नहीं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि दादा दादी द्वारा जो खेल खेले जाते थे उसके बारे में आपको हम पढ़ाएं ही। खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा रहता है, ये भी कोई बात नहीं कि हर खिलाड़ी का बचपन मुश्किल से भरा ही हो, सबको मुश्किलें सबके सामने आती हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं 1 और 2 सही हैं। ठीक है, हालांकि आयोग ने इस पर कोई आंसर नहीं दिया है, लेकिन जो इसके ऑप्शंस हैं वो 1 और 2 सही हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, 82 नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि शामिर हैं जो ग्लोब के नीचे के हिस्से को इशारा करते हुए कहती है कि आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। वो ग्लोब के नीचे के हिस्से, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब होता है, ग्लोब के नीचे वाले हिस्से की ओर इशारा करके आपका कहना है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो उजायरा कहते हैं कि यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहीं पे हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना किसका भाग है, दक्षिणी अमेरिका का भाग है। यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे लोग रहते हैं। तो शामिर ये कहता है कि क्या वहाँ पे लोग उल्टा खड़े हैं, यह लोग गिरते क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ खड़े हैं। इसको बताया जाता है कि भारत की स्थिति यहाँ पे है, हम तो यहाँ खड़े हैं, तो क्या ये लोग उल्टा खड़े हैं जो ये गिरते नहीं हैं। तो इस स्रोत एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा अध्ययन पाठ का, अगर कक्षा 5 पाठ है उसका, तो उसमें आप विद्यार्थियों को क्या परिचय कराना चाहते हैं, ये किस दृष्टिकोण से ये पाठ बनाया गया होगा। जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज़ को आकर्षित करती है जिससे द्रव्यमान होता है। कल्पना करें कि चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है, क्या चींटी सीधी खड़ी है, जब वह गेंद घूमने लगी तो क्या वह गिर जाएगी। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें, दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है। और एक गेंद को और एक पंखे में एक ही ऊंचाई पर एक साथ गिराएं, देखें कि क्या प्रकार। आपने ये देखा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण है। तो ये बात ये दिखाना चाहता है कि पृथ्वी के अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण है कि अगर आपको एक पिन यहाँ पे लगा दिया जाए और इसी को नीचे भी ले जाए तो ये पिन भी ऐसे ही यहीं पर जमी रहेगी। मतलब इस पिन के लिए ये उल्टा है और इस पिन के लिए ये उल्टा है। तो मतलब न तो कोई गिर रहा है न तो कुछ हो रहा है। तो जो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, कि ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी हो आप गिर नहीं सकते हैं, या गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कैसे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य प्राप्त हैं। ज्ञानेंद्रियों विषय के लिए ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन, आँख कान नाक मुंह, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। इनको विशिष्ट मापने योग्य प्राप्त क्या है। विद्यार्थियों को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिर मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। भाई विद्यार्थियों को पता होगा, ये कोई नहीं मापने के योग्य है, प्राप्त है। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझ कर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, ये भी कोई मापने योग्य नहीं है। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझेंगे कि 3 भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रिय किस प्रकार काम करती हैं, ये भी कोई मापने योग्य प्राप्य नहीं है।
भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत। हाँ, ये मापने योग्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी पशु हैं उनको किस प्रकार के भोजन, कौन से पशु कैसा भोजन जुगाड़ करते हैं, या कौन से मांसाहारी हैं, कौन से शाकाहारी हैं, तो ये इनके ज्ञानेंद्रियों के बारे में, उनके मापने योग्य के बारे में ये हो सकता है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो चौथा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 नंबर क्या कह रहा है। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की बड़ी बोतल लाए हैं ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने विद्यार्थियों को बताया कि आपकी गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपने बार बार देखा। इसमें करना क्या होता है कि आपको सबसे कम गोंद कैसे खर्चा करें, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, अगर सबसे कम गोंद खर्चा करने का एक अच्छा लॉजिक ये होगा कि हम उन सारी चीज़ों को पहचान कर लें जिसमें गोंद क्या होगा, बहुत कम लगेगा। तो जब बहुत कम गोंद लगेगा उन सारी चीज़ों में एक लिस्ट बना लें उन सारी चीज़ों का जिसमें गोंद कम लगे, तो हम उन्हीं चीज़ों में केवल गोंद का इस्तेमाल करें, बाकी और किसी में ना इस्तेमाल करें। ठीक है, तो एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किस में नहीं। पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा में सर्वेक्षण करके पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उनके प्रोजेक्ट के लिए गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों। ऐसी कोई बात नहीं है। सभी विद्यार्थियों में समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। विद्यार्थियों के एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। हाँ, ये ऑप्शन से हो सकता है कि विद्यार्थियों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहा जाए कि आपने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया है, आपको गोंद लेने का क्या पर्पज़ है। तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी गोंद को लेने से पहले यह ध्यान रखेगा कि हमको क्या आवश्यकता है गोंद की, तो गोंद का एक उपयुक्त उपयोग किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। क्या निष्कर्ष, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इनका कहना है भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करना है तो हमने कहा कि सभी के विद्यार्थियों के समान भोजन खा लीजिए। भाई किसी का लीवर अच्छा काम कर रहा है तो किसी को जल्दी भोजन पच जा रहा है, किसी को कम भोजन पच, कोई ज़्यादा खाना खाता है, कोई कम खाना खाता है। तो इस तरीके की कोई बातें नहीं है। ठीक है, कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियाँ कितने समय पहुँचते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। हाँ, क्या होता है कि हम जो भी प्रयोग करते हैं इंस्टेंट अगर रिजल्ट आ रहा है तो प्रयोग सबसे सफल प्रयोग माना जाता है। और आप ये देखते हैं कि भाई चाय का गर्म प्याला है, ठंडा क्यों हो जा रहा है, हम उस पर फूंक मार रहे हैं, इसके बारे में अगर आप समझना तो ये प्रयोग की दशा से बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। भाई अगर आपको ऋतु को विषय पढ़ाना है तो अगर आपको शुरुआत करनी है तो सबसे कम प्रासंगिक क्या होगा, आपको यह ध्यान देना कि इसमें क्या देखना, सबसे कम प्रासंगिक की बात कर रहा है। किसकी सबसे कम प्रासंगिक क्या है, विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। भाई विद्यार्थियों को सैर पर ले जाएं, उनको देखें। विद्यार्थियों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं, ये तो बहुत प्रासंगिक है। भाई आप इस तरीके से ऋतुओं के बारे में जानकारी देते हैं। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने का, ये भी ऋतुओं के बारे में जानकारी दे रहा है। विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि ये भी ऋतुओं की, ये ऋतुओं को सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि ऋतुओं के बारे में अगर आपको जानकारी रखना है तो विद्यार्थियों को इस तरीके से, आप छोटा बच्चा आप उसको दिखाएंगे कि इस तरीके से कैसे जानकारी दी जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सबसे कम होगा, विद्यार्थियों को आप सैर पर ले जाओ, उनसे पूछना कि विद्यार्थियों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। अगर ये ऑप्शंस की आप बात करें, तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे विद्यार्थियों को आप सैर पर ले जाएंगे तो उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे, तो ये एक ऐसा आंसर होगा जो सबसे कम यूज किया जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग सारे आंसर उसके सही दिखते हैं, लेकिन आपको सबसे सटीक आंसर चुनने की आवश्यकता है, इसलिए आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे इसमें।
87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर समझेंगे। किसके, गैर संचारी और संचारी, मतलब वायरस द्वारा फैलने वाले और वायरस द्वारा नहीं फैलने वाले। तो जो फैलते हैं मतलब एक से दूसरे में फैल जाते हैं उसको संचारी कहते हैं, और जो नहीं फैलते हैं वो गैर संचारी होते हैं। तो भाई हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं करते हैं। ये संचारी और गैर संचारी के बीच में अंतर को तो दर्शाता नहीं है, केवल संचारी के बारे में बता रहा है, गैर संचारी के बारे में तो बता नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यदि आपके माता पिता में से एक को डेंगू हुआ है, क्या आपको डेंगू होने की संभावना है, ये भी क्या बता रहा है, ये गैर संचारी या संचारी के बारे में बता रहा है, मतलब किसी एक के बारे में ही बता रहा। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग होता है, ये क्या हुआ, ये दर्शाता है कि जो सामान्य सर्दी है उसका संचार और मधुमेह, मतलब मधुमेह का मतलब क्या है, डायबिटीज का जो संचार होता है अलग अलग कैसे होता है। ये एक संचारी और गैर संचारी रोग के बारे में आपको बता रहा है। बैक्टीरिया वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन से रोग होते हैं ये भी नहीं बता रहा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है, जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण किया गया है। 3D निरूपण किया गया है। शैक्षिक साधनों के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं। भाई, यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करता है, हाँ कर सकता है। यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायता करता है। अभी छोटा बच्चा है, पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसको पहले नया ज्ञान ही आप दीजिए। यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों के अस्तित्व को समझने में मदद करता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। यह विद्यार्थियों को भूदृश्य के समझने में मदद करता है, हाँ इसका जो सटीक आंसर होगा क्या होगा, जब आप पृथ्वी को 3D मॉडल में देखेंगे तो जो भूदृश्य है, जो पृथ्वी का दृश्य है उसको समझने में विद्यार्थियों को पूरी मदद करेगा कि पृथ्वी गोली है कि चपटी है, इसमें क्या आकार है, कौन से देश कैसे हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा ये होगा। तो आपको समझना है, वो सारे आंसर भी तो सही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सही आंसर कौन सा है, ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक कक्षा में 2 गमले लगे पौधे लाती है। ठीक है, उनमें से एक गुलाब का है, दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये भी देखिए इसमें क्या है कि नहीं किया जा सकता। पौधों में अनुकूलन, बिल्कुल पौधों में अनुकूलन किया जा सकता है। कैसे अनुकूलन हो रहा है, पौधों में विविधता दर्शाई जाएगी, फूलों के भाग दर्शाए जाएंगे, पौधों में बीजों का स्थानांतरण। भैया पौधों में बीजों का स्थानांतरण आप नहीं दिखा सकते हैं। भाई आप गमले के फूल लेके आ रहे हैं उसमें कैसे बीज, क्योंकि अदरक नीचे होता है और गुलाब में तो बीज होते ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, तो इस तरीके से आप बीजों का स्थानांतरण नहीं दिखा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का यही था। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, आपको जो इसका PDF है NCERT का वो बहुत जल्द मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए और ज़रूर ध्यान से देखिए। हम तो कहेंगे आप उसको ज़रूर ध्यान से देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छे लगते हैं, उसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।